अक्सर जब आप हॉरर स्टोरी सुनते हो, चाहे किसी भी चैनल पे हो या मेरे या किसी और के, या आप कभी भी हॉरर स्टोरी पढ़ते हो, तो आखिरी में एक चीज जो होती है वो होती है हैप्पी एंडिंग। कि भाई जैसे भी हो, लेकिन आखिरी में सारा चीज अपने लाइन पे आ जाता है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। आज की ये स्टोरी इतनी अजीब होने वाली है और इतनी खौफनाक होने वाली, और इसमें किसी भी तरीके का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे, और मेरी वीडियो को और चैनल को जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस स्टोरी को बताने वाली है नसरीन, और ये स्टोरी नसरीन के कजन भाई और कजन सिस्टर के ऊपर होने वाली है। तो जो नसरीन होती है वो कराची के रहने वाली है, और जो उसके भाई रफीक और उसकी बहन सानिया, और उसके भाई जो रफीक वो होते हैं पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया से। उसकी बहन सानिया उसी तरफ से रहने वाली होती है। यहाँ पे ये जो स्टोरी को आपको समझना होगा पहले, कि मैं आपको उनकी फैमिली बैकग्राउंड समझा देता हूँ। नसरीन के जो पापा है वो लोग 3 भाई हैं। तो उनमें से जो रफीक है वो बड़े वाले पापा के बेटे हुए, जो नसरीन है वो मिडिल वाले, और जो सानिया है वो छोटे वाले चाचा के बेटी होती है। तो रफीक अपने सबसे छोटे वाले चाचा की जो बेटी सानिया, उसे वो पसंद करने लगते हैं और उनसे शादी के लिए बात करते हैं। फैमिली भी इस चीज को मान जाती है और उनका शादी हो जाता है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, रफीक का जो घर था उस एरिया में बहुत सारे घर नहीं थे। उस वक्त वो जंगल वाली एरिया हुआ करती थी। वहाँ पे अगर घर थे भी तो काफी दूर थे, एक दूसरे से ताल्लुकात रखा करते थे, लेकिन बहुत दूर दूर से। तो यहाँ पे रफीक और सानिया की शादी हो जाती है। उसके घर वाले सभी मान भी जाते हैं शादी के लिए। शादी को करीबन 2 साल गुजर जाता है और रफीक और सानिया से कोई भी बेबी नहीं होता है। तो जो रफीक के पापा होते हैं वो रफीक से कहते हैं कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई भी बेबी नहीं हुआ है। मेरा सलाह मानो, मेरा यह मशवरा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। पर वहाँ पे रफीक कहता है कि नहीं, अगर मुझे कोई बेबी होगी, अगर मुझे अल्लाह ताला कोई बेबी देंगे तो वो सानिया के थ्रू ही मुझे मिलेगी। मैं इसी के साथ खुश हूँ और इसी के साथ ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि सानिया को रफीक के पापा पसंद नहीं करते थे, ये इसलिए बोले सो दैट उनके पास एक बेबी हो जाए। पर कुछ दिन गुजरता है, 1 साल के बाद रफीक को एक बेटा होता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। रफीक के जो पापा होते हैं, मम्मी होती है, वो सब खुश होते हैं। और उसी कुछ समय के बाद जो रफीक की माँ होती है, मम्मी होती है, वो दुनिया छोड़ करके चली जाती है। दिन गुजरते हैं, उसके बाद 2 और बेटियां होती है। उसके कुछ समय के बाद जो रफीक के पापा होते हैं वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब इस फैमिली में सिर्फ रफीक, उसकी वाइफ और 3 बच्चे रहा। जहाँ पे उन लोगों का घर था, जब कहीं पे आना जाना पड़ता था तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई सुविधा नहीं था, पैदल ही आना जाना करना पड़ता था। और ये जो स्टोरी है ये काफी पहले की है, इसलिए आप ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल या कुछ था ही नहीं। ये स्टोरी थोड़ी पहले वक्त की, जहाँ रफीक रहा करता था वो बहुत इंटीरियर था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करता था, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ का जो एरिया था वो बहुत सुनसान और जंगल वाला था। दूर दूर में कहीं पे अगर घर भी रहा करते थे तो वहाँ पे लोग छोड़ करके जा चुके थे, खंडर था। और इस वजह से वहाँ पे जब लोग आना जाना करते थे, जब कोई औरत कहीं पे आती थी या जाती थी तो उसके साथ में एक मर्द हमेशा साथ में होता था। तो रफीक के माँ और उसके पापा के जाने के बाद इस फैमिली में अब सिर्फ एक रफीक ही था। जब कभी भी सानिया को कहीं आना जाना होता था तो रफीक उसके साथ ही आता जाता। रात में कहीं भी उन लोगों का आना जाना बहुत कम ही हुआ करता था, पर जब कभी भी आना जाना होता तो रफीक साथ ही जाता। कुछ समय के बाद उनके एक रिश्तेदार में एक शादी रहती है, तो वहाँ पे सभी लोगों को जाने का दावत रहता है। पर ऐन वक्त पर रफीक का कोई काम आ जाता है, जिसके बाद रफीक वहां से जाने के लिए इनकार करता है और बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर सब लोग कैसे जाएंगे, उनकी वाइफ और उनके जो 3 बच्चे होते हैं आखिर उस शादी में कैसे जाएंगे। तो जो सानिया होती है वो कहती है कि आप इतना फिक्र मत करो, इतना टेंशन मत लो, मैं गांव वालों के साथ, गांव वाली औरतें जो जाएंगी उनके साथ ही मैं चली जाऊंगी और उन्हीं के साथ मैं वापस भी चली आऊंगी। आप अपने काम पर चले जाओ, मैं इन लोगों के साथ हो लूंगी। तो ये सुन करके रफीक भी सोचता है कि ठीक ही है, सब साथ रहेंगे तो क्या ही दिक्कत होने वाला है। और ये होता भी ऐसा ही, रफीक अपने काम पर चला जाता है
और जो सानिया अपने बच्चों के साथ गांव वालों से मिल करके वो उस शादी को अटेंड करने के लिए चले जाती है। जब वापस लौट रही होती है तो काफी रात हो चुका होता है। वापस लौटते वक्त जंगल भी रहता है, पेड़ पौधे भी लगे हुए रहते हैं, काफी सुनसान सा रास्ता रहता है। अचानक से सानिया अपने बगल में एक औरत को कहती है कि मुझे बाथरूम लगा है और मुझे बाथरूम जाना है। कुछ दूर के बाद वहाँ पे एक खंडर दिखाई देता है, तो वहाँ पे वो औरत कहती है कि ठीक है, तुम वहाँ पे चली जाओ और बाथरूम कर करके जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो सानिया कहती है कि ठीक है, आप लोग यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत जा करके आती हूँ। और उसके बाद सानिया उस खंडर के पीछे चली जाती है और वहां से फ्रेश होकर के वापस आकर के इन लोगों के साथ मिलके अपने अपने घर चली जाती है। जब वो शादी से लौटती है तो रफीक देखता है कि सानिया का जो बिहेवियर था, उसका जो डेली रूटीन था, वो बहुत चेंज हो चुका है। अब क्या होता है कि जो सानिया होती है वो दिन भर एक चारपाई पे बैठी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है, गुमसुम से रहती है। उनके बच्चे वहाँ पे खेला करते थे, उनको बस देखते रहती, ना खाने में ध्यान रहता, ना काम में ध्यान रहता, किसी चीज़ों पे कोई उसका ध्यान ही नहीं था। यहाँ तक कि रफीक अगर बाहर से काम से लौट करके आता तो उससे भी बातें नहीं क्या करती, ना पूछती। ये सब देख करके धीरे धीरे रफीक भी बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर सानिया को अचानक से क्या हो गया है। रफीक पूछता है सानिया से कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो, आखिर तुम्हें क्या परेशान कर रही है, मुझसे शेयर करो। तो सानिया कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद रफीक चुप हो जाता है और कहता है कि हो सकता है कोई बात होगी, कुछ दिन पे पता चल जाएगा। पर सानिया के बिहेवियर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। कुछ दिनों के बाद रफीक नोटिस करता है कि जब वो खाने के लिए मीट लेकर के आता है, जितना वो मीट लेकर के आता, बनने के बाद प्लेट में बहुत थोड़ा ही मिलता था। ये नोटिस धीरे धीरे रफीक कर रहा होता है, पर वो बोलता नहीं है। पर अचानक से एक दिन वो सोचता है कि आज देखता हूँ कि आखिर इतना मेरे मीट लाने के बाद मुझे इतना कम कैसे मिल रहा है, आखिर बाकी मीट जा कहाँ रही है। वो मीट लेकर के आता है और सानिया को देता है और कहता है कि इसे बना दो। सानिया वो लेकर के किचन में चली जाती है। किचन में ले जाने के बाद पीछे से रफीक छुप करके वहां पे आता है और देख करके वो हैरान सा हो जाता है। उसके सामने का वो नज़ारा इतना खौफनाक और इतना भयानक था कि उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं आखिर क्या देख रहा हूँ। वहां पे वो देखता है कि सानिया वहां पे बैठ करके उस मीट को कच्चा ही खा रही होती है। ये नज़ारा इतना डेंजर होता है, वो देख करके रफीक वहीं पे जम जाता है, खड़ा हो जाता है, देखता रह जाता है। लेकिन अपने आप को होश में लाने के बाद रफीक फटाफट सामने जाता है और सानिया को हिला करके पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, तुम इस तरीके से मीट को क्यों खा रही हो, कच्चा क्यों खा रही हो। पर वहाँ पे सानिया बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है। फिर रफीक मीट को छीनता है और वहाँ पे रख करके वापस उसे खींचते हुए बाहर ले आता है। सानिया बाहर आने के बाद बिल्कुल चुपचाप हो जाती है, कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है। उससे बार बार रफीक सवाल और जवाब पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो और आज तुम कच्चा गोश्त क्यों खा रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है। पर सानिया कोई जवाब नहीं देती है। सानिया बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहती है। नेक्स्ट डे होता है, फिर से वही सेम रूटीन। सानिया चुपचाप रहा करती, ना खाती, ना बनाती, ना कुछ पीती, ना कोई काम करती, चुपचाप बैठी रहती चारपाई पे। रात रात भर वो जागी रहती। उसका जो हेल्थ होता है धीरे धीरे गिरने लगता है और तबीयत खराब होने लगता है। रफीक अब अपना काम भी करता था और घर आने के बाद खाना वगैरह भी बनाता था, खाना बनाता, चाय बनाता। जब वो आवाज़ देता सानिया को कि तुम्हारे लिए चाय बना करके रख दी है, आकर के कप ले जाओ, वो चुपचाप आती, कप उठाती और वापस लौट जाती। कभी कभी तो वो आती भी नहीं, कप वैसा के वैसे ही रखा रहता। जब रफीक उसको खाना देता तो खाना अगर उसको मन करता सानिया को तो वो खाती, या फिर खाना भी वैसे ही पड़ा पड़ा ठंडा हो जाया करता था। दिन प्रतिदिन जो सानिया का हेल्थ था वो गिर रहा था। ये सोच देख करके रफीक परेशान हो जाता है। पर वो जो इंसिडेंट था गोश्त वाला, वो देखने के बाद एक बात तो रफीक को समझ में आ गया था कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या उसके ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव एंटिटी वास कर रही है। इसलिए वो एक मौलवी को बुला करके अपने घर ले आता है। मौलवी आने के बाद सानिया को देखता है और उसके ऊपर कुछ आयतें वगैरह पढ़ करके दम किया जाता है, फूंक मारा जाता है, पीने के लिए पानी दिया जाता है, पर सानिया को बिल्कुल भी असर नहीं होता है। उसके बाद
उससे कुछ भी काम नहीं बनता। रफ़ीक और दूसरे मौलवी को बुला करके लाता है, दूसरे मौलवी आता है, उसमें से एक मौलवी ऐसा होता है जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज ज़्यादा होता है। तो वो आने के बाद जब वो कुछ आयतें वगैरह पढ़ करके जब फूँकता है, पीने के लिए पानी देता है और फिर बताता है रफ़ीक को कि तुम्हारी वाइफ़ कहीं सज-धज करके किसी खंडहर पे गई थी, जहाँ से वो अपने साथ एक नेगेटिव एंटिटी लेकर के आ गई है और ये उसी की वजह से ऐसा कुछ कर रही है। पर इसे निकालना इतना आसान नहीं होगा। उस मौलवी के द्वारा बहुत सारा चीज़ दिया जाता है करने के लिए, कीलें वगैरह ठुकवाई जाती है, लेकिन सानिया पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं हो रहा होता है। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें और बद से बदतर हो रही होती। चुपचाप बैठे रहा करती, ना खाती, ना पीती, ना किसी से बात करती। अपने बच्चों से लेकिन वो प्यार करती थी, उनसे वो खेला भी करती थी। अगर खेलती नहीं थी तो चुपचाप बैठ जाया करती थी। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक चीज़ ऐसा था जो उनके बच्चे को लेकर के उसका प्यार वो नहीं बदला था, वो आज भी वैसा की वैसा ही था। कुछ दिनों के बाद जो नसरीन की माँ होती है वो कराची से पंजाब के एरिया रफ़ीक के घर जाती है। घर जाने के बाद जब वो ये सारा चीज़ देखती है तो भी परेशान हो जाती है। वो ये सब देखने के बाद बहुत समझाती है, बहुत कुछ बोलती है रफ़ीक को कि ऐसा करो वैसा करो, पर वो सारा कुछ जब बात बताता है कि मैंने सब कुछ करा करके देख लिया है, लेकिन सानिया ठीक नहीं हो रही है। और जो नसरीन की माँ होती है वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है, क्योंकि थी तो वो चाची ही उन दोनों की, उनके आंखों के सामने ही वो बड़े हुए थे, इसलिए उनसे वो प्यार भी बहुत करती थी। तो वो रफ़ीक से कहती है कि एक काम करो, तुम सानिया को लेकर के मेरे यहाँ चलो कराची में, मैं वहाँ देखती हूँ, अगर मुझसे हो पड़ता है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई अच्छे मौलवी या कोई एक अच्छे आलिम मिल जाए जिनसे इन सारी चीज़ों को हम छुड़ा सके। ये सुन कर के रफ़ीक भी सोचता है कि ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ। सानिया को लेकर के वो कराची चला जाता है। कराची में छोड़ कर के वो वापस अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसके घर में उनके बच्चे अकेले थे। वहाँ पे रहने के बाद सानिया कुछ भी ना खाती थी, बिल्कुल जो अपने घर पर रहा करती थी वैसे ही वहाँ भी रहा करती थी। वो बच्चों को देखती तो मुस्कुराती, पर किसी से ना बात करती। ये सब देख करके वो लोग परेशान हो रहे थे। जो नसरीन की अम्मी थी वो वहाँ से एक मौलवी बुला करके लाती है और उसको बताती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या आप ठीक कर सकते हो। ये सब देखने के बाद वो कुछ कुछ चीज़ें देते हैं, जिसमें कि एक कील होता है और एक राख होता है। वो कहते हैं कि ये जो राख का पानी है इसको आप सुबह शाम पानी में मिला करके इसे पिलाओ, और एक कील दिया जाता है जिससे वो बताते हैं कि इस कील को बॉडी से लेकर के दोनों साइड आगे और पीछे एक एक तरफ ऊपर से नीचे करके इसे उतारना है बॉडी से टच करते हुए। इससे होगा ये कि जो नेगेटिविटी है, जो गलत चीज इसके अंदर रह रही है, वो कटेगी और वो बाहर निकलेगी। ये सारी चीजें बता करके वो वापस चले जाते हैं। और जो नसरीन और नसरीन की जो अम्मी होती है वो ये सारे रिचुअल्स कर रहे होते हैं। कुछ 4-5 दिन लगातार करने के बाद सानिया में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। ऊपर से होता ये है कि वो अचानक से कभी किसी के पीछे जाकर के खड़ी हो जाती, और जब सामने वाला पीछे मुड़ करके देखता तो वो डर जाता। और यही वो सबके साथ कर रही होती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, वो बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करती है और किसी मर्द के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। जो नसरीन के वहाँ पे भाई होते हैं, 2 भाई, जिसमें से एक मैरिड होता है और एक अनमैरिड होता है। नसरीन का एक भाई जो अनमैरिड होता है वो बाहर चारपाई में सोया करता था, और जो मैरिड होता है वो अंदर रूम में अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ सोया करता था। एक दिन ऐसा होता है कि वो बाहर सो रहा होता है। जो छोटा वाला जो भाई होता है नसरीन का, वो बाहर चारपाई में सो रहा होता है। अचानक से उसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब वो आंखें खोल करके देखता है तो सामने सानिया उसका गला दबा रही होती है। बहुत मुश्किल से वो उसे छुड़ा पाता है, और छुड़ा करके वो आवाज देता है, चिल्लाता है। सभी लोग दौड़ करके वापस आंगन में आकर के देखते हैं कि सानिया वहीं पे खड़ी है, और वो बताता है, जो नसरीन के भाई होते हैं वो बताते हैं कि मेरे साथ ये इस तरीके से कर रही थी, मेरी गला वो दबा रही थी। ये देखने के बाद जैसे तैसे वो सुबह होता है और नसरीन की माँ फिर से उस मौलवी को बुलाते हैं। मौलवी आने के बाद जब देखते हैं, वो रिचुअल जो वो बता करके गए थे उसे और भी बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो सब करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरता है। वहाँ पे ये बात होती है कि हम एक काम करेंगे कि सानिया को जो एक बगल वाला रूम होता है, वो मैरिड कपल के बगल वाला जो रूम होता है, उसमें रख देंगे, और वहाँ पे वो सोएगी या जागेगी, जो भी करेगी वहीं पे रहेगी, और बाहर से हम लॉक कर देंगे। तो वहाँ बगल में जो
उसकी भाभी होती है नसरीन की, वो बहुत हाव हल्ला करती है, चिल्लाती है कि नहीं, यहाँ पे उसे मत भेजो, मेरे बगल में ही रूम है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कैसे रहेगी। वो बहुत हल्ला गुल्ला करती है और कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो सोचती थी कि कहीं उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके बच्चे को कोई खतरा ना हो जाए। लेकिन बहुत समझाने के बाद समझती नहीं है, तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो डांट करके उसको चुप करा देते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई बहन है, सब ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना यहाँ पे। ये कह करके वो चुप भी हो जाती है। इसके बाद होता यही है कि सानिया को उस रूम में अंदर बंद कर दिया जाता है। वो रात ऐसा था कि लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। जो उसकी नसरीन की भाभी थी वो अपने रूम पे थी, अपने बच्चों के साथ थी, लेकिन लाइट कटा हुआ था, इसलिए रूम बिल्कुल अंधेरा था। अचानक से उसकी भाभी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। जब वो मुड़ करके देखती है तो लगता है कि सानिया वहाँ पे पीछे बैठी हुई है, उसकी बाल बिल्कुल फेस पे आ चुकी है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी है। ये देख करके उसकी भाभी बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके बच्चे भी चिल्लाते हैं और भागते हुए वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं। तो जब वो लोग बाहर आते हैं तो नसरीन और उसकी माँ और उसके भाई वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। तो वो बताती है कि वहाँ पे रूम पे सानिया बैठी हुई है और इस तरीके से उसका आंख बड़ा बड़ा है और बाल वगैरह सब सामने आ चुका है और अजीब तरीके से वो हंस रही थी। सुनने के बाद जो नसरीन का भाई होता है वो उस रूम में जाता है जहाँ सानिया बंद की हुई होती है। उसे डर नहीं लग रहा होता है, लेकिन बाकी घर वाले तो डर रहे होते हैं। जब उसका भाई दरवाजा खोलता है तो देखता है वहाँ पे नसरीन बेड पे ही बैठी हुई है। ये देखने के बाद उसे जान पे जान आती है, लेकिन वो जो डर करके आई थी उसके बाद घर का माहौल पूरा बिगड़ गया होता है। सुबह किसी तरीके से दूसरे मौलवी को बुलाया जाता है। जब मौलवी आता है तो वो सीधा सीधा एक बात कहता है कि ये बस जिंदा है, ये बस जी रही है, इसके अंदर का जो रूह है, जो आत्मा है, जो सानिया का था वो बिल्कुल नहीं, वो मर चुका है। अल्लाह का करम है कि बस ये सांस ले रही है और जिंदा है। इसमें अगर मैं कुछ भी किया, कोई भी अमल वगैरह अगर इसके ऊपर मैंने किया, कोई फूंक वगैरह मारा, तो इसके अंदर जो वो नेगेटिव एंटिटी रह रही है वो हावी हो जाएगी और इसे मार डालेगी। इसलिए मैं ये रिचुअल नहीं कर सकता, आप समझो मेरी बात को। नसरीन की अम्मी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी हो सकता है, अगर जो आपसे बन पड़ता है प्लीज हेल्प करो, क्योंकि ये बहुत परेशान है, ऐसा ऐसा मामला है, हमारे घर में रहती है, हमारे घर वालों को भी खतरा है। ये सुनने के बाद मौलवी कहते हैं कि ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इसकी जो हस्बैंड है उनसे इजाजत लेना होगा, आप उसे पहले बुलाओ। तो नसरीन की अम्मी रफीक को गांव से बुलाती है। गांव से आने के बाद वो मौलवी रफीक से मिलते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। ये सुन करके रफीक चुप होकर के बस सानिया को देखते रह जाता है। देखते देखते वो अपनी जो पुरानी दिन थी, जब वो उनसे शादी की थी, और जो अच्छे वाले दिन थे वो याद आती है रफीक को। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि इसका हालत कितना बुरा है, अगर कुछ हुआ तो हो सकता है कि ये इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए, और मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंने पहले भी इसका खिदमत किया है और आगे भी मैं इसका खिदमत करते ही रहूँगा। इसलिए मैं काम करता हूँ कि मैं इसे लेकर के वापस अपने घर ले जाता हूँ, अपने गांव ले जाता हूँ। आप लोग यहीं रहो, मैं वहाँ इसे लेकर के चला जाऊँगा और जितने भी दिन ये रहेगी मैं इसका खिदमत करूँगा। वो सानिया को लेकर के अपने वापस घर आ जाता है, अपनों बच्चों के पास। बच्चों के पास आने के बाद सानिया बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, ना किसी से बातें करती, ना कुछ खाती, ना कुछ पीती। जब वो अपने बच्चों को देखती तो थोड़ा बहुत मुस्कुराती। ये उसके अंदर की ममता थी, जो उस नेगेटिविटी के होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए वो प्यार रोक नहीं पाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक खबर मिलता है नसरीन को, सानिया थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद सानिया की जो अम्मी होती है वो जाती है रफीक के यहाँ। रफीक के यहाँ जाने के बाद उनसे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो रफीक बताता है कि हर रोज मैं इसे चाय बना करके आवाज दिया करता था कि तुम्हारा चाय बन गया है, आकर के ले जाओ। जब मैंने सुबह इसी तरीके से चाय बनाने के बाद उसे आवाज दिया तो वो ना तो आई और ना ही कोई आवाज दी। मैं बहुत देर तक चिल्लाते रहा, वो नहीं आई। ये सोच करके कि वो शायद नहीं आना चाहती है, मैं कप उठा करके उसके रूम पे चला गया। रूम पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि सानिया सीधा होकर के सो रही है। ये देख करके मैं बहुत खुश हुआ था कि बहुत दिनों के बाद इसे ऐसा सोता देख रहा हूँ। लेकिन बहुत आवाज देने के बाद सामने जा करके मैं जब देखता हूँ तो पता चलता है कि सानिया अब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। ये देख करके नसरीन की जो अम्मी होती है वो भी हैरान हो जाती है। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि रफीक सिर्फ बता रहा था, उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना वो रो रहा था, बस गुमसुम सा और मायूस सा हो गया था। वो अंदर से टूट चुका था सानिया को खोने के बाद। नसरीन की अम्मी वहाँ पे बहुत दिनों तक रहती है,
पर रफ़ीक पे कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल वैसे ही मायूस हो चुका होता है, टूट चुका होता है। तो नसरीन की अम्मी रफ़ीक से कहती है कि तुम में अपने अंदर का जो गुस्सा है या अपने अंदर का जो गम है वो निकालो, तुम रो लो। लेकिन रफ़ीक कहता है कि क्या गुस्सा और क्यों रोऊँ? मैं तो अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका हूँ, मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हूँ। अब मेरा जीने का कोई वजह ही नहीं बचा। पर वो अपने बच्चों से प्यार करता था और उन्हें देख कर के वो वहीं पे रह गया और उनका ख़्याल रखने लगा। कुछ दिनों के बाद, लगभग 6-7 महीना 1 साल होने के बाद अचानक से खबर आता है कि रफ़ीक भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब नसरीन और नसरीन की अम्मी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि रफ़ीक को कोई दिल का बीमारी हो गया था, जिसके बाद वो अब इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया है। इसी पे नसरीन की अम्मी कहती है कि उसे किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं था। वो बस अंदर से टूट चुका था और हार चुका था और आज वो इसलिए इस दुनिया को छोड़ कर के चला जा चुका है। ये एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ आखिरी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। इसमें वो दोनों प्यार करते थे, दोनों ने शादी किया, दोनों लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद वो इतने परेशान हुए और सब कुछ आज ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।